हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगी हुई पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के ऊपर, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास एक नोट्स के माध्यम से। इस पुस्तक को हमने पढ़ने के बाद एक नोट्स बनाया है, जिसमें ये आप सभी देखेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको आप कम समय में कवर कर सकते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक 11वीं और 12वीं कक्षा में लगी हुई है। इसी पुस्तक पर आधारित हमने जनसंचार माध्यमों पर पहले भी वीडियो लेक्चर बनाया है। आज बात करेंगे कि भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास कैसे हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक इस वीडियो लेक्चर को आप सभी देखेंगे और जहाँ भी लगेगा कि नोटबुक में नोट करना है तो आप उसे नोट भी कर लेंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले माध्यम के ऊपर, जो कि है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। देखा जाए तो जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया है। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। आज आप देखेंगे कि जितने लोगों के हाथ में मोबाइल है, सभी एक तरीके से पत्रकार हैं। आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, और जब भी छोटी-बड़ी घटनाएँ होती हैं, तो पहले वो घटनाएँ आपके मोबाइल से ही वायरल होती हैं और बाद में समाचार बन जाते हैं। लेकिन अगर हम सबसे पुराने माध्यम की चर्चा करें, तो सबसे पुराना माध्यम रहा है समाचार पत्र और पत्रिकाएँ। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के 3 पहलू रहे हैं। पहला पहलू है समाचार पत्रों को संकलित करना या फिर समाचारों को संकलित करना। दूसरा है उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, और तीसरा है पत्र पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। तो प्रिंट मीडिया यानी कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं के जो 3 पहलू रहे हैं, उसमें समाचारों को संकलित करना, संपादित करना और प्रकाशित करके पाठकों तक पहुंचा देना। तो इन तीनों बिंदुओं को बिल्कुल आप ध्यान में रखें। हो सकता है कि विकल्प के तौर पर परीक्षाओं में ये ऑप्शन रहे और पूछ दिया जाए कि कौन सा पहलू इसमें है और कौन सा पहलू नहीं है। आगे बात करें तो आज पत्रकारिता का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो चला है। खबर का संबंध किसी एक या दो विषयों से नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, बशर्ते कि उसमें पाठकों की दिलचस्पी हो या उसमें सार्वजनिक हित निहित हो। आप देखते होंगे चौराहों पर, चाय की दुकानों पर सब लोग समाचार पत्र पढ़ते हुए नजर आते होंगे। कोई राजनीति पर बात करता होगा, कोई खेल पर बात करता होगा, कोई सिनेमा पर बात करता होगा। जिसकी जो भी रुचि होती होगी, उस पर आप सुन रहे होंगे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि पत्रकारिता का क्षेत्र सीमित नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक हो गया है, और खबरों का विषय भी कोई खास एक या दो विषयों से नहीं होता। दुनिया के हर कोने से जुड़ी हुई घटनाएं आजकल जनसंचार माध्यमों के रूप में पाठकों तक पहुंच जा रहे हैं। आजकल के स्थिति में तो समाचार आपको पल-पल में पहुँच जा रहे हैं। पहले तो जब आप अखबार उठाते थे, तब चीज़ों का पता चलता था। आज स्थिति ये है कि जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, उससे पहले ही आपको तमाम माध्यमों के माध्यम से न्यूज़ मिल जाती है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, तो दुनिया में अखबारी पत्रकारिता जब अस्तित्व में आई, तो वो लगभग आज से 400 वर्ष पहले की घटना हो चुकी थी। अगर भारत में इसकी शुरुआत की बात करें, तो सन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की, कई जगह आप देखेंगे हिक्की लिखा रहता है, और यहाँ पर एनसीईआरटी के बुक में हिक्की लिखा हुआ है। जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गज़ट से हुई, और ये जो बंगाल गज़ट है, कलकत्ता से निकलता था। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था।
तो आप देख रहे हैं कि चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे पत्रिका हो, दोनों का जो केंद्र रहा है वो कलकत्ता रहा है। तो कलकत्ता शहर को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि यहीं से समाचार पत्रों की भी शुरुआत होती है और साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड की भी शुरुआत यहीं से होती है। आगे बात करें तो हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने की कई पत्रिकाएं निकाली। और जब भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की जा रही है तो इनकी जो तीन महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, कवि वचन सुधा, अ, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी पत्रिका, तो ये तीनों पत्रिकाएं अपने अपने एरिया में खास महत्व रखती हैं। और केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, बल्कि इनके जो समकालीन थे, चाहे वो प्रताप नारायण मिश्र हों, बालकृष्ण भट्ट हों, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन हो, सभी ने किसी न किसी रूप में पत्रिकाओं का संपादन किया और उनकी पत्रिकाओं को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज़ादी में भी पत्र पत्रिकाओं का अहम रोल रहा। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू विशुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त का नाम लिया जा सकता है। उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों की अगर बात करें तो इसमें केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत जैसे समाचार पत्रों का नाम लिया जा सकता है, अखबारों का नाम लिया जा सकता है। आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य अलग था। आज़ादी के पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था। वहीं आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा। शुरुआती 2 दशकों तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई दी, लेकिन उसके बाद उसका चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन आज़ादी के बाद वह एक व्यवसाय बन गई। तो आप देख रहे हैं कि पत्रकारिता के इतिहास में भी उतार चढ़ाव आया हुआ है। आज़ादी के पहले जो पत्रकारिता थी वो एक मिशन के तहत थी। उसका लक्ष्य था कि देश को आज़ाद कराना है। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिली तो कुछ वर्षों तक तो स्थिति ठीक थी। राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण के प्रति वो पत्रकारिता प्रतिबद्ध दिखाई दी, लेकिन बाद में वो एक व्यवसाय बन गई। और आप तो देख रहे होंगे वर्तमान समय में इतने न्यूज़ चैनल, इतने समाचार पत्र हो गए हैं कि आपको ये छाँटना पड़ता है कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से कौन अखबार महत्वपूर्ण है। आज़ादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गईं और कई नई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। आज़ादी के बाद के कुछ अगर प्रमुख हिंदी अखबारों में बात करें तो नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। आज़ादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में अगर बात करें तो अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सरस्वती दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। ये जितने तथ्यों को हमने यहाँ पर लिया हुआ है सभी एनसीईआरटी के किताब से एकदम हूबहू देने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर सवाल एनसीईआरटी की किताब से पूछ दिया जाएगा इसी किताब से तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी तो आप अलग जगहों पर हिंदी पत्रकारिता से संबंधित बहुत सारी किताबों को पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है उससे परिचित होना बहुत ज़रूरी है। समाचार पत्रों के बाद जो अगला माध्यम है वो है रेडियो। पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया
वो रेडियो है। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों को ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, सन 1895 ईस्वी में इटली के इंजीनियर थे जी मार्कोनी। उन्होंने रेडियो जैसे माध्यम को अ, बनाया और वो भी जनसंचार में अपना अहम रोल निभा रहा। पहले विश्व युद्ध तक यह सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। अब यहाँ पर जो पहला विश्व युद्ध की बात की जा रही है, सन 1914 से लेकर 1918 के बीच की जो स्थिति है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रेडियो जब आए तो उस समय पहले विश्व युद्ध तक ये सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन गया था। शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। भारत में सन 1921 ईस्वी में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। सन 1936 ईस्वी में, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, 1936 ईस्वी में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो, जिसको कि AIR कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। तो आप देख रहे हैं कि 1936 में AIR की स्थापना हुई और उस समय 9 रेडियो स्टेशनों की शुरुआत हो गई थी, जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है। बाद में ये 3 रेडियो स्टेशन जो कि विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। उसमें ढाका हो गया, लाहौर हो गया, पेशावर। बाद में आप ढाका देख रहे हैं कि बांग्लादेश में चला गया। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की सामाजिक संस्कृति को उभारने और राष्ट्रीय निर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज देने का काम रेडियो ने किया। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है और देश की लगभग 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 1993 ईस्वी में FM, जो कि आप कई जगहों पर रेडियो में सुनते होंगे, 1993 ईस्वी में FM, इसका फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आई हैं। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि जो आकाशवाणी थी, अब उसको प्रसार भारती के नाम से 1997 से जाना जाने लगा। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। एक जमाना था जो आज मोबाइल का जमाना है, उस जमाने में रेडियो का काफी इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था। और आपने गांव में सुना होगा कि कई लोग अपने शादी विवाह में रेडियो इत्यादि मांगते भी थे। अगर नहीं मिलता था तो फिर वो नाराज भी हो जाते थे। तो रेडियो का एक जमाना था और रेडियो से मेरा भी बहुत गहरा लगाव था। और एक ज़माना था कि जब रेडियो मैं सुना करता था, तो ये भी बता देता था कि कितना समय हो रहा होगा, 12 बज रहा होगा कि 1 बज रहा होगा कि 4 बज रहा होगा, क्योंकि टाइमिंग थी। समय-समय पर न्यूज़ आया करते थे। शाम में न्यूज़ आता था, सुबह में न्यूज़ आता था, एक दोपहर में भी न्यूज़ आता था, तो उसी से अनुमान लग जाता था कि कितना बज गया होगा। हालाँकि अब धीरे-धीरे रेडियो से लोग दूर होते जा रहे हैं और जनसंचार का माध्यम कुछ और होता जा रहा है। लेकिन हमें परीक्षाओं की तैयारी करना है, तो कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स से हमें परिचित होना चाहिए और उम्मीद है कि आप लोग परिचित हो रहे होंगे। रेडियो के बाद बात करते हैं हम टेलीविज़न की। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनि के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं, तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। यानी कि रेडियो में हम केवल सुना करते थे और कल्पना करते थे कि फला व्यक्ति किसी तरीके का होगा।
लेकिन जब उसको हम सामने देखने लगे तो अनुमान लगाने लगे कि अच्छा ये व्यक्ति ऐसा है। जैसे पहले हम लोग रेडियो के माध्यम से क्रिकेट का आँखों देखा हाल सुना करते थे। तो ऐसे लगता था कि आँखों देखा हाल सुनने के बाद कि हम लोग खुद मैदान में हैं। कब चौका गया है, कब चौका रुक गया है, कितने रन भाग गए हैं, कैसे खिलाड़ी गिर गए हैं। तो कुछ आँखों देखा हाल सुनाने वाले जो कमेंटेटर हुआ करते थे, वो बड़ा तन्मयता से पूरे दृश्य को सामने ला देते थे और हम लोग कल्पना करते थे। लेकिन जैसे ही टेलीविज़न आया, तो हमें तो स्वर भी सुनाई देने लगा और वहाँ पर जो दृश्य था वो दिखाई देने लगा कि कैसे गिरा है, कैसे चौका रोका है। अब तो आप देखेंगे कि उसका रिप्ले भी होने लगता है। अब तकनीकी बहुत बढ़ गई है। तो टेलीविज़न के माध्यम से हमने सुनना और देखना दोनों शुरू कर दिया। इसलिए ये क्या हो गया, श्रव्य दृश्य माध्यम के अंतर्गत भी इसको रखा जाता है। तो रेडियो के बाद टेलीविज़न का भी जो विकास हुआ वो पश्चिमी देशों के तरफ ही सबसे पहले हुआ। सन 1927 ईस्वी में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। सन 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षणिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर पूछा जाए कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई, तो 15 सितंबर 1959 को हुई थी और इसका जो उद्देश्य था वो टेलीविज़न के ज़रिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि टेलीविज़न की शुरुआत मनोरंजन के दृष्टिकोण से नहीं हुई थी, बल्कि शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हुई थी। जैसे आज हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर पढ़ाई को वरीयता दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। उस ज़माने में टेलीविज़न का भी शुरुआती जो मकसद था वो शिक्षा था, सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विविध टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ईयर वाइज यहाँ पर बदलाव होता गया और विकास होता गया है। सन 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खोले गए। सन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया, इसे दूरदर्शन का नाम दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि दूरदर्शन शब्द जिसको कि टीवी कहा जाता है, सन 1976 में ये आकाशवाणी और टीवी दोनों क्या हो गई, अलग हो गई और टेलीविज़न को दूरदर्शन नाम दे दिया गया। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा था और इस बार तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उसका भी लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। सारे काम धाम को छोड़कर उस युद्ध को देख रहे थे। तो ये पहली बार ऐसा नहीं था, बल्कि सन 1991 में भी जो खाड़ी युद्ध हुआ था, तो दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा था। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में सीएनएन, बीबीसी जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। तो आपने देखा कि रेडियो में भी निजीकरण हुआ। निजी चैनल्स है जैसे एफएम इत्यादि की बात की गई, वैसे ही टीवी में भी निजी चैनलों की शुरुआत हो गई और आज तो वर्तमान समय में आप अगर केबल टीवी का प्रयोग करते हैं या फिर डीटीएच का प्रयोग करते हैं, तो सैकड़ों आपको चैनल वहाँ पर मिल जाएँगे। आपको बस चुनना पड़ेगा कि आप किस चैनल के नियमित दर्शक होंगे या फिर कौन से चैनल को देखेंगे। तो आज इतने चैनल हो गए हैं, इतने मनोरंजन के साधन हो गए हैं कि आपके समय बीतते देरी नहीं लगेगी। उसमें आप चाहें तो दिन भर डूबे रह सकते हैं। तो तमाम चैनल हो गए अलग-अलग दृष्टिकोण से, खेल के दृष्टिकोण से, फ़िल्म के दृष्टिकोण से, न्यूज़ के दृष्टिकोण से, धारावाहिक के दृष्टिकोण से।
ठीक है, तो टेलीविज़न का जो शुरुआत में उद्देश्य था, शिक्षा और सामुदायिक विकास के लिए, बाद में वो अपना क्षेत्र और विस्तृत कर लिया। जैसे ही टेलीविज़न आया, तो फिर अगला माध्यम आया सिनेमा। सिनेमा जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआत में कुछ ऐड आते हैं, जैसे कैंसर का ऐड आ गया, या फिर सिगरेट पीने से, धूम्रपान करने से क्या बीमारियां होती हैं, उन सब का ऐड आता है। तो ये सीधे-सीधे आपको सूचना नहीं देता है, लेकिन उन विज्ञापनों के ज़रिए ये सूचना, ज्ञान और संदेश आप तक पहुँचा देता है कि जो धूम्रपान है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर बात करें सिनेमा के आविष्कार का, तो श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को इसका श्रेय जाता है। सन 1883 में मिनेस्टिक की खोज के साथ यह जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म जो बनी थी वो थी द अराइवल ऑफ ट्रेन। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि 1894 ईस्वी में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा के तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। तो आप देखते होंगे कि आगे चलकर ये हॉलीवुड और बॉलीवुड 2 तरीके से फ़िल्मों का ये ज़्यादा लोगों में क्रेज़ रहता है। जो लोग बॉलीवुड फ़िल्मों को देखकर पक जाते हैं, वो जाकर हॉलीवुड वाली फ़िल्मों को देखते हैं। अगर भारत में देखें सिनेमा के इतिहास को, तो भारत में पहली मूक फ़िल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है, और संयोग से इन्हीं के नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है हर साल, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो पहली फिल्म बनाया था दादा साहेब फाल्के ने। यह फिल्म सन 1913 में बनी, राजा हरिश्चंद्र नाम से। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनी, और इन मूक फिल्मों के जो कथानक होते थे, वो धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के आसपास ही चुने जाते थे, उसी हिसाब से फिल्में बनती थी। सन 1931 ईस्वी में पहली बोलती फिल्म जो बनी थी उसका नाम था आलम आरा। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया, और आज़ादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। तो शुरुआत में जो सिनेमा का उद्देश्य था वो अलग था, बीच के दिनों में अलग था। वर्तमान समय में आप देखेंगे सिनेमा का भी जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है। अब तो आप देखेंगे कि सीरीज इत्यादि भी बनने लगी हैं, वेब सीरीज। उसमें भी अलग-अलग 1, 2, 3, 4 करके खंड आने लगे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक मनुष्य को जनसंचार से जोड़ने के जो भी माध्यम रहे हैं, उनके भी पाँव लगातार पसरते रहे हैं, उनका विस्तार होता रहा है, और मनुष्य के पास 24 घंटे हैं। उसी 24 घंटे में सभी कामों को करने हैं, सभी माध्यमों को भी अपनाना है, और खुद जिस उद्देश्य को पाना चाहता है, उस उद्देश्य को भी पाना है। तो ये काफ़ी मुश्किल दौर हो गया है कि कैसे अपने ऊपर नियंत्रण रखें। इसलिए मुझे ये बात कहना पड़ रहा है कि अ, आप अगर एक कोई वेब सीरीज देखना शुरू करते हैं, तो कंटिन्यू आप 10 दिन 15 दिन देखना शुरू कर देते हैं, उसी में आप लग जाते हैं। बाद में पता चला कि 1 सप्ताह के बाद आपका एग्ज़ाम है। तो फिर आपको लगता है कि समय कम पड़ गया है, हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं है, परेशान होने लगते हैं, फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो नियंत्रण रख कर चीज़ों को देखते रहना है। और क्योंकि ये व्यावसायिकता है, ये तो चाहते ही हैं कि लोग लगातार जुड़े रहें और उनको लाभ मिलता रहे। तो अपने हिसाब से देखते रहिए। सिनेमा के बाद अगर बात करें तो इंटरनेट का। अगर शायद इंटरनेट नहीं होता, तो हम आपसे बातचीत नहीं कर पाते। तो इंटरनेट यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। इसमें आप सवाल-जवाब भी करते हैं, जैसे आप लोग कमेंट्स इत्यादि करते हैं। तो इंटरनेट का भी रोल जनसंचार माध्यमों में बहुत अहम रहा है। अब तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसी का है। इंटरनेट के माध्यम से आप सवाल-जवाब, बहस मुबाहिसों में भाग लेते हैं। इंटरनेट जनसंचार
सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय होने वाला माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी के सारे गुण मौजूद हैं। ये बहुत ही एक तरीके से जितने भी हमने माध्यमों को अलग-अलग ढंग से देखा, इंटरनेट सबको एक जगह जोड़ दिया है। ठीक है, सारे माध्यमों को एक ही जगह जोड़ दिया गया है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री को पढ़ सकते हैं। रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि धीरे-धीरे हमारी स्मृति भी खत्म होती जा रही है। कोई अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, तुरंत आप इंटरनेट पर जाते हैं, गूगल गूगल करने लगते हैं और उसका आंसर खोज लेते हैं। और अब तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मुझे दिखाई देते हैं, खासतौर से जब मैं ऑफलाइन क्लासेज लेता हूँ, तो जो क्लासेज में चीज़ें बताई जाती हैं उसको विद्यार्थी बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं और नोट्स बनाकर लाते हैं और पूछा जाता है कि कहाँ से लिख कर लाए हैं, तुरंत बोल देते हैं कि गूगल से। तो ये देख रहे हैं कि जो जनसंचार का माध्यम है, खासतौर से इंटरनेट, वो लोगों के ऊपर कितना अपना नियंत्रण बनाया हुआ है और लोगों तक कितना पहुँच बनाया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंटरनेट के माध्यम से आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी भी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। तो यहाँ पर अपने अभिव्यक्ति को भी आप आराम से प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी की सिफारिश नहीं करना है, आप अपना ब्लॉग बनाइए, वहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, लोग कमेंट्स करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव हर तरीके के कमेंट्स करेंगे। जैसे मैं आप सभी से जुड़ता हूँ इंटरनेट के ज़रिए यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से चीज़ों को रखने का प्रयास करता हूँ और आप लोग कमेंट्स करते हैं और आप लोगों के मन में जो भी कुछ रहता है उसको लिखने का प्रयास करते हैं और फिर उनके माध्यम से हम भी सूचना को पाते हैं और फिर उसी टाइप का यहाँ पर विचार व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। आप सभी के लिए लेक्चर प्रस्तुत करते हैं जो कि आपके काम में आए। शायद ये इंटरनेट नहीं होता तो इस तरीके से बातें नहीं हो पाती। फिर हम लोग कक्षाओं में जाते, किताबों को पढ़ते, फिर एग्ज़ाम देते। तो इस समय माध्यम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उन माध्यमों का अपने नुकसान और लाभ दोनों के दृष्टिकोण से उपयोग करना है। अगर इंटरनेट की आगे और कुछ बात करें तो इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कन्वर्जेंस के युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं। हर माध्यम में कुछ गुण और अवगुण होते हैं जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूँ। इंटरनेट ने जहाँ पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोले हैं और हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है, वहीं पर इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। ठीक है। अब देखेंगे आप वर्तमान समय में कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, उनको खिलौने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको मोबाइल अगर आप दे देते हैं, तो सारे बच्चे चुप हो जाते हैं और मैंने देखा है छोटे बच्चों को कि मोबाइल में से भी यूट्यूब को खोज लेते हैं कि वो कहाँ है, फिर अपने मन मुताबिक जो भी चैनल देखना होता है, तो देखते हैं। तो हम सब तो एक ऐसी पीढ़ी से हैं, जिन्होंने कि समाचार पत्रों, रेडियो, अखबारों और किताबों का भी दौर देखा, लेकिन नई पीढ़ी जो आ रही है, वो सीधे उसका मुकाबला मोबाइल से हो रहा है। तो उम्मीद है कि भारत में जो भी ये जनसंचार माध्यमों का विकास रहा है, उसकी जो ऐतिहासिक यात्रा रही है, उसको आप समझ गए होंगे और मेन-मेन पॉइंट्स को भी समझ गए होंगे क्योंकि ये किताब है लंबी-चौड़ी, अभिव्यक्ति और माध्यम। इससे कुछ सवाल आ सकते हैं लेकिन जब सिलेबस में दिया है, तो पढ़ लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या होगा, थोड़ा बढ़ा रहेगा कि हमने इस बुक को देखा है। तो एक-एक क्वेश्चन परीक्षाओं में अपना अहम रोल निभाते हैं, तो क्यों हम अपना समय बर्बाद करें और अ, इस किताब को न पढ़ें। इसलिए हमने सोचा कि इस लेक्चर्स के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित किया जाए कि अभिव्यक्ति और माध्यम में जो जनसंचार वाला चैप्टर है, उसमें किन-किन पॉइंट्स को पढ़ना है। तो उसके पॉइंट्स को हमने नोट्स के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइए और अगर नए हो तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आगे हम जितने भी वीडियो लेक्चर या फिर हमारा
बुक कंप्लीट हो रही है यहाँ पर हमारे, तो उस पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर आ रहे हैं, तो उससे आप अछूते न रह जाएं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।